वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे। 1949 में चाइनीज़ रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था। इस रेवोल्यूशन के बाद चाइना को इंडिपेंडेंस मिल गई थी और फिर इन्होंने अपनी कंट्री का ऑफिशियल नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दी थी, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था कि चाइना को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल करती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया था। उस टाइम पर इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स को एक्सटर्नल थ्रेट मतलब दूसरी कंट्री की मिलिट्री से वॉर करने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि फ्यूचर में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए हमें इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर प्रॉपर मिलिट्री को तैनात करना चाहिए। परंतु नेहरू को इस चीज़ पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चाइना हम पर अटैक ही नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट इंडिया और चाइना के बॉर्डर को अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स ही प्रोटेक्ट कर रही थी। इंडिया और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। देखो, अप्रैल होता है 4th मंथ, तो इस 4 से तुम याद रख लेना कि पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन हुआ था। इस पंचशील एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बताए गए थे। मतलब इंडिया और चाइना के बीच पीसफुल रिलेशंस बनाए रखने के लिए 5 प्रिंसिपल्स बताए गए थे। पंचशील एग्रीमेंट को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज प्रीमायर जाओ एनलाई ने साइन किया था। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे तिब्बत इशू की वजह से इंडिया और चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो गए। तिब्बत सेंट्रल एशिया में एक प्लेट्यू रीजन है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि प्लेट्यू एक ऐसा रीजन होता है जो कि माउंटेन की तरह थोड़ी हाइट पे होता है और ऊपर से प्लेन्स की तरह फ्लैट होता है। चलो तो अब हम देखते हैं कि कैसे तिब्बत इशू की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। चाइना कहता था कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए हम तिब्बत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगे। मतलब चाइना तिब्बत को पॉलिटिकली कंट्रोल करेगा। चाइना कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम तिब्बत को भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। परंतु तिब्बत के लोग कहते थे कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और तिब्बत चाइना की कोई टेरिटरी नहीं है। तिब्बत के लोग ये भी कहते थे कि जो चाइना से लोग तिब्बत में सेटल हो रहे हैं उन्हें तिब्बत से निकाला जाए, क्योंकि उनकी वजह से तिब्बत का ट्रेडिशनल रिलीजन और कल्चर खतरे में है। आई होप आपको चाइना और तिब्बत के बीच की प्रॉब्लम समझ आई हो। अब देखो, 1950 में चाइना तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है, मतलब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेता है। तिब्बत ने इस टेक ओवर को बहुत ज़्यादा अपोज किया था। फिर 1956 में तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा और चाइना के प्रीमायर ज़ोउ एनलाई इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं। उस टाइम दलाई लामा नेहरू को बताते हैं कि चाइना तिब्बत के कल्चर को सप्रेस कर रहा है और तिब्बत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है। ये सब सुनने के बाद नेहरू चाइना को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि तिब्बत को लिबरेट किया जाए। परंतु ज़ोउ एनलाई नेहरू को बताते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमने तिब्बत को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रखी है। और फिर ये नेहरू को पंचशील एग्रीमेंट का एक प्रिंसिपल भी याद दिलाते हैं, जिसमें लिखा था कि इंडिया और चाइना एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। इस प्रिंसिपल के थ्रू ज़ोउ एनलाई ये बताना चाहते थे कि नेहरू, आप तिब्बत को लिबरेट करने की बात मत कीजिए, क्योंकि आप हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर 1958 में तिब्बत के अंदर आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है, जिसमें तिब्बत के लोग चाइनीज लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चाइना अपनी मिलिट्री की हेल्प से इस अटैक को सप्रेस कर देता है। फिर 1959 में दलाई लामा इंडिया से अजाइलम की रिक्वेस्ट करते हैं।
वो इंडिया से कहते हैं कि प्लीज हमें शरण दीजिए। इस चीज के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत प्रोटेस्ट करा। चाइना ने इंडिया से कहा कि आप तिब्बत को अजाइलम मत दीजिए, परंतु इंडिया ने दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को अजाइलम दे दिया। इसके बाद चाइना को लगा कि इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक सिटी है धर्मशाला। तिब्बत से आए हुए सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज धर्मशाला में रहते हैं। इवन दलाई लामा भी धर्मशाला में ही रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चाइनीज इन्वेजन 1962। मतलब 1962 में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा। इस वॉर को सीनो इंडिया वॉर भी कहा जाता है। तिब्बत इशू के बाद इंडिया और चाइना के बीच का हिस्टोरिकल बफर खत्म हो गया था। मतलब इंडिया और चाइना के बीच के पीसफुल रिलेशंस खराब हो गए थे। अब चाइना इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट कर देता है। चाइना कहता है कि इंडिया का जो अक्साई चिन और नेफा वाला रीजन है वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है। लद्दाख के इस वाले पार्ट को अक्साई चिन कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश के इस वाले पार्ट को नेफा कहा जाता है। नेफा की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चाइना कहता है कि अक्साई चिन और नेफा चाइना का पार्ट है। इंडिया कहता है कि इंडिया और चाइना के बीच जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो सब कॉलोनियल टाइम में रिजॉल्व हो गए हैं। मतलब अंग्रेजों ने हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन चाइना कहता है कि हम ये कॉलोनियल टाइम का डिसीजन नहीं मानते। फिर 1957 से 1959 तक चाइना अक्साई चिन वाले रीजन के ऊपर कब्जा कर लेती है और वहां पर स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाती है। इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारे स्कर्मिशेस चलते रहे, मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां। फिर अक्टूबर 1962 में चाइना नेफा और अक्साई चिन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। चाइना सबसे पहले अपनी आर्मी के साथ नेफा पर अटैक करती है और उसके बाद चाइना अक्साई चिन के ऊपर अटैक करता है। अक्साई चिन वाले रीजन में इंडियन आर्मी चाइना को आगे बढ़ने से ब्लॉक कर देती है, लेकिन इस वाले एरिया में चाइनीज आर्मी इन्वेजन करके आसाम तक पहुंच जाती है। उसके बाद चाइना यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस कर देता है। मतलब चाइना अपनी साइड से वॉर को बंद कर देता है और जो चाइनीज आर्मी होती है वो वापस चाइना में चली जाती है और इस तरह से इंडो चाइना वॉर खत्म हो जाती है। अब हम इस वॉर के आफ्टर मैथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया को नेशनल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। दूसरी कंट्रीज ने इंडिया का बहुत मजाक उड़ाया। इस वॉर में यूएसएसआर ने हमारी हेल्प नहीं करी। यूएसएसआर न्यूट्रल रहा क्योंकि यूएसएसआर इंडिया और चाइना दोनों का बहुत अच्छा दोस्त था। इस वॉर में हमें यूएस और ब्रिटेन से मिलिट्री असिस्टेंस भी लेनी पड़ी थी। इस वॉर को हारने के बाद इंडियन आर्मी के काफी सारे कमांडर्स ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इस टाइम पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. मैनन। वॉर हारने के बाद इन्होंने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इस वॉर को हारने के बाद फर्स्ट टाइम लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वॉर के बाद हमें पता चला कि हमने तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ किया ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड है। फिर इस रीजन में थोड़ी सी डेवलपमेंट करी जाती है और स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ नागालैंड को स्टेट बना दिया जाता है। मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। देखो ये जो स्टेट में एस है इसे हम एक नाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्नेक में। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि इस वॉर के बाद नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया था। इस वॉर की वजह से 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी स्प्लिट हो जाता है। सीपीआई में दो तरह के मेंबर्स आ चुके थे, एक वो जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे और दूसरे वो जो चाइना को सपोर्ट करते थे। जो मेंबर्स यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे वो तो सीपीआई में ही रहे, लेकिन जो लोग चाइना का सपोर्ट करते थे उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, सीपीआई एम।
सीपीआई के मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और ये सीपीआई एम के मेंबर्स कांग्रेस को ओपोज करते थे। इस वॉर के बाद पूरे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। फिर 1976 में इंडिया और चाइना के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं। फिर 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, वो चाइना की विजिट पर जाते हैं। नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि चाइना की विजिट पे गए थे, और राजीव गांधी वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंडो चाइना वॉर खत्म होने के बाद चाइना को विजिट किया। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।